हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो जैसे वादा किया था, राइट, कल से हम लाइव जाने वाले हैं, राइट, 23rd। ठीक है ना? सारी चीजें राइट आपके साथ धीरे 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 आपके सामने आती जाएगी। तो ठीक है, इस बार उम्मीद फिर से। ओके। आज का जो मेन सेशन है हमारा, उम्मीद फिर से इसके बारे में सबको पता है, राइट। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी फ्रेंड्स है, कॉन्टैक्ट्स है, सब तक शेयर कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि कल से हमारे एक नई एक नया मतलब उम्मीद फिर से न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट। एंड इट इज रियली 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 गोइंग टू बी अमेजिंग। इसलिए नहीं है कि हम पढ़ा रहे, बट इट इज रियली गोइंग टू बी अमेजिंग, राइट। चलिए अब आज के मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा, जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट, राइट, क्या मुद्दा अहम है। वैसे तो पूरी फिजिक्स ही अहम होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज आ जाते हैं, यहाँ करना है, ये करना है, इसमें से इतना आ सकता है, जिसको हम कहते हैं वेटेज। भाई पहला चैप्टर है, उसमें से ये आएगा, ये तो हमें पता ही है, हमारे एजम्पशन लगा लेते हैं, राइट। ठीक है ना? बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना उसका वेटेज है, वो आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस डिस्कशन के साथ साथ कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि यहाँ पे सारी चीजें टेंटेटिव्स हैं। ठीक है ना? टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है वही करने हैं, उसका मतलब ये है वो तो करने ही है, उसके अलावा और भी दिखना है, वो उनको नहीं मिस करना है, राइट। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन इट्स ऑन वेटेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चैप्टर वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे इजी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा उसमें होता नहीं है। कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, राइट, सबको आ भी जाते हैं, चैप्टर सबके लिए इजी होता है। लास्ट 9 to 10 years का अगर मैं टेंटेटिव एजम्पशंस आपके सामने लेके आता हूँ इस चैप्टर में, तो ईयर 2021 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। एक और 2020 में, 19 में दो आए हुए हैं, 2018 में 1 2 एंड एवरीथिंग, एंटायर डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, सारे डेटा आपके सामने। ये जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रही है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके रिलेटेड मैंने रखी है, जो मैं अभी फिल करने वाला हूं, राइट। तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं, राइट। और एक हर एक चैप्टर की साइड एक छोटा सा विजुअल रखा है, जैसे चैप्टर क्या है आपको आपको पता चले। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। ठीक है ना? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकता हूं, आई थिंक इट विल बी द ग्रेट पार्ट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज वगैरह आती है। और डायमेंशनल फॉर्मूलाज का तो इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, राइट, कहीं भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा के हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद एरर्स, अगर आज तक की एनालिसिस किए जाए, राइट, ठीक है ना, तो एरर्स पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एरर्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। मैक्सिमम कहीं ना कहीं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया, ये आते ही आते हैं। थर्ड है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहला हो गया वर्नियर कैलिपर, राइट। और दूसरा हमारा हो गया स्क्रू गॉज, राइट, आई एम सॉरी, स्क्रू गॉज। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ओके। ये हो गया आपका या फिर इसको हम समराइज फॉर्म में लिख देते हैं क्या, डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। इसको हम समराइज फॉर्म में, सॉरी नॉट डीसी मेजरिंग बट हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, इसको हम समराइज फॉर्म में लिख देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वर्नियर कैलिपर, राइट, और माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज आ गया, राइट। अब ये लाइक दिस आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। ये इसको तो हमें करना ही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे कुछ कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ एग्जामिनेशंस में, राइट, क्योंकि आज से पहले क्या कंपटीशन कुछ और था, अभी कंपटीशन कुछ और है। आज से पहले देखोगे, राइट, तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज का जो पूछने का रेशियो था वो बहुत कम था। अभी कंपटीशन पकड़ता है, बार इज बिन शिफ्टेड, तो चीजें बदलती जा रही है, राइट। तो हमें कुछ और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट चैप्टर में इतनी चीजें तो हमें करनी है, राइट। और एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, राइट, वो हर जगह यूज होता है, लेकिन उसको मैं फिलहाल रख रहा हूं, ठीक है ना। वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप कीजिए ही कीजिए, राइट, वो तो करना ही है, लेकिन मतलब हो जाता है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है,
और खैर इस चैप्टर का इशू कम है। तो ये हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्या है किस तरीके से, राइट। और ये उसका एक स्पेसिफिक वेट है, लास्ट में राइट एक टेंटेटिव बार चार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता चले क्या है क्या नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है मोशन पैरामीटर्स की। या हम फोर्स के साथ डील नहीं करते, आगे चल के फोर्स के साथ डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा टेंटेटिव चीजें इसलिए होती है क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधा इसी चैप्टर को फोकस करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, राइट, ठीक है ना, जिसमें इन पैरामीटर्स का यूज हुआ है, राइट। जैसे कि हम आगे वहां देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम देखते हैं, राइट, कुछ पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क है। आई अंडरस्टैंड दे आर रिलेटेड टू द फोर्स, लेकिन वहां पे एक और टर्म यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे एक्सेलरेशन आ गया, तो वो इनडायरेक्टली मोशन को भी कोरिलेट करता है। तो यहां पे मेरा कहने का मुद्दा ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ, ये हमारा ईयरली एजम्पशन है, राइट। एक टेंटेटिव चीज आई है आपके सामने कि ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2021 में ऑन एन एवरेज मोशन के रिलेटेड और उसके पैरामीटर्स के रिलेटेड, उनके कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। 20 में 1 था, 19 में 3 थे, राइट, 18 में मतलब पॉसिबिलिटी कम है, 17 में 2 थे, एंड रेस्ट ऑफ द डेटा इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा राइट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एकदम प्रॉपर लिख रहा हूँ तो आपको पता चले, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये सारी चीज आपको अवेलेबल भी है, राइट। चलिए, मोशन इन 1D की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, राइट, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, UAM। आई एम राइटिंग UAM, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके ग्राफ्स। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक और हिस्सा है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट, और उसके रिलेवेंट ग्राफ। अब ये एक ऐसे क्राइटेरियाज है कि इसमें सब कुछ आ ही जाता है। इसके अलावा जो आपको ज्यादा फोकस करना है, दैट इज रिलेटिव मोशन। बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा 11th 12th का पूरे नीट का हिस्सा हम डिस्कस करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द रिस्पेक्टिव एवरेज क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा नहीं है, राइट। मे भी आपको काफी सारी चीजें मिल चुकी होगी, इस तरीके के रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है जहां से आपको मिल चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हम निभा रहे हैं आपके साथ। सो ये थर्ड चैप्टर है, राइट, ठीक है ना। इसके अलावा रिलेटिव मोशन और उसके ग्राफ भी आते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक कैलकुलस मेथड भी आती है, राइट। इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, राइट, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ चीजें रहने वाली। कंप्लीटली किसी एक स्पेसिफिक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते हम, कुछ तो नॉलेज अपनी रिफ्रेश करनी पड़ेगी, कुछ तो मतलब अपना अपडेट, नॉलेज में आपकी अपडेट लाना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टक, जहां थे वहीं स्टक रहने वाले। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है पूरा, राइट। अब इसमें है ना, ओके, दिस इज अ 1D एंड 2D। तो इसमें ओके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रह गए, वो हम लिख देते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। मोशन 1D एंड 2D है, तो इसमें रिलेटिव मोशन के साथ प्रोजेक्टाइल। अब देखो, नीट लेवल पे प्रोजेक्टाइल पे इंक्लाइन प्लेन तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बच्चा इंक्लाइन प्लेन तक चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजे से, राइट, अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहा है। कभी कभी ऐसे होता है हाई लेवल पे जाने से बेस भी क्लियर होता है, ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती है, राइट। और प्रोजेक्टाइल के बाद, राइट, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, राइट, दैट वुड बी कंप्लीटली रिलेटिव 2D, राइट। क्या रहेगा? रिलेटिव 2D। रिलेटिव 2D में हमारे रेनमैन रिवरमैन प्रॉब्लम आ गए, ठीक है ना, सबको पता ही है रेनमैन प्रॉब्लम आता है, राइट, रिवरमैन प्रॉब्लम आता है, जिसको कभी कभी, ठीक है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम भी कहा जाता है, राइट। पूरा रिलेटिव 2D पे ही टिका हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। एक बार आपने मेन मुद्दा पकड़ लिया बस, सारी चीज मैंने हर बार बोला, हर वीडियो में मैंने बोला, फिजिक्स में यही है, टॉपिक कहना क्या चाहता है, उसका मुद्दा क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस है क्या, कहना क्या चाहता है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट, ठीक है ना। और इसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है, लेकिन वो 6 चैप्टर में भी रिपीट होता है, इन मोशन इनटू द वर्टिकल सर्कल, राइट, सॉरी नॉट मोशन इनटू द वर्टिकल सर्कल, कहीं कहीं यार वो 6 चैप्टर में दिया रहता है, कहीं कहीं काफी अलग अलग रिसोर्सेज है, तो आप चाहो तो यहाँ इसको इंक्लूड कर सकते हो एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, ओके। सो दिस इज कंबाइंड 1D एंड 2D। तो मैं अपने पैरामीटर्स को रिफ्रेश कर लेता हूं, ये जो सारा डेटा आया है वो 1D और 2D को मिला के, राइट, 1D और 2D को मिला के, इसमें प्रोजेक्टाइल भी आ गया सारा, राइट, है ना।
ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे तगड़ा चैप्टर, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम फोर्स के साथ डील ही नहीं कर रहे थे, अभी हम फोर्स के साथ डील करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखो, अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले हम डील करते थे किसके साथ, पैरामीटर्स के साथ, विदाउट कॉज। अब हम कॉज के साथ डील करेंगे फोर्स, उसके बाद आएगी एनर्जी, राइट, उसके बाद और मोशन के पैरामीटर्स आएंगे, राइट। तो एक स्टेप टू स्टेप आगे चलना है, राइट, स्टेप टू स्टेप आगे चलना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी चैप्टर से कोरिलेट होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर में भी आते हैं, इतना पर हमें कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे जो 2021 का जो क्राइटेरिया वो 2 से 3 क्वेश्चन का है ऑन एन एवरेज। यही ईयरली हमारा एजम्पशन है कि 2019 में क्या है, 17, 16, 15 अप टू 12, अप टू 9 to 10 इयर्स का हम राइट ऑन एन एवरेज आस्किंग आपके सामने लेके आए, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमें करना क्या है, कितना करना है, और इतना तो करना ही है, देयर इज अ डिफरेंस। तो अभी जो मैं ये टॉपिक्स लिख रहा हूं हर एक चैप्टर के साथ, उतना तो करना ही है, समझ रहे हो, हाँ या ना? ओके, चलिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वीडियो इतना भी लंबा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मजा आएगा, ठीक है ना, कुछ चीज जानने को मिलेगी, आप आए हैं तो मेरी गारंटी है कुछ चीज जानने को मिलेगी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेंशन एंड पुल प्रॉब्लम। मैंने सीधा यहां क्यों फोकस किया है, उसका रीजन है क्योंकि देखो, नॉर्मल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन उसको कंबाइन ही कर दिया जाता है काफी क्वेश्चंस के साथ। जैसे वर्क एनर्जी भी आ गया तो वहां पे भी कहीं ना कहीं नॉर्मल आ रहा होगा, एनएलएम में कंस्ट्रेंट आ गया तो वहां पे भी कहीं ना कहीं नॉर्मल आ रहा होगा, राइट। तो टेंशन एंड पुल प्रॉब्लम इट इज अ फिक्स्ड, आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी कोरिलेशन एक के साथ नहीं है, 3-4 चैप्टर्स के साथ। इसके पीछे वाले चैप्टर पूरे मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं टेंशन और ये फ्रिक्शन, ये तो आएंगे ही आएंगे, राइट। इसके अलावा जो हमें आगे और करना है, राइट, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, सूडो फोर्स। टेंशन की एक और बाइफर्केशन है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये एक ऑप्शनल हिस्सा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, हमें बच्चों को पूरे प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत आती है टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में। तो कंस्ट्रेंट अगर आप करते हो तो नॉलेज आपका और थोड़ा अपडेट हो जाएगा और पॉलिश हो जाएगा, राइट, और फंडामेंटल्स आपके और स्ट्रांग हो जाएंगे। सो दिस इज अ कंप्लीटली ऑप्शनल वेदर यू वांट टू मूव और नॉट, पर मेरा ये कहना है मूव कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं ये वाली, राइट, मैं ये पढ़ाने वाला हूं, तो इस चीज पे कंप्लीटली मूव कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज हमारा जो उम्मीद फिर से उसमें तो सब मैं पढ़ाने वाला हूं। ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, राइट। फ्रिक्शन आ गया, टेंशन और पुले प्रॉब्लम्स आ गए, सूडो फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स और कॉम्बिनेशन की, राइट, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, राइट, लेकिन ये सारे के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उसमें स्प्रिंग भी आ गया, टेंशन भी आ गया, सूडो की भी पॉसिबिलिटीज है, राइट। सारे कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें तो जनरली इस मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये 4 टॉपिक द टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो उस पे तो फोकस करना ही करना है। बैंक कर्व रोड की जो थियरी है, राइट, ठीक है ना, वो ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है ना, वो वन शॉट में समझ में आ जाती है, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, वन शॉट में समझ में आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है। और इसके अलावा जो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, वो न्यूटन के 3 लॉ से आते हैं, जैसे पहला लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके तीनों से ये आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन तीनों से ये क्वेश्चंस आते हैं थियोरेटिकल, और ये जरूरी भी है। तो ये 3 लॉ के 3 स्टेटमेंट, उनके रिलेवेंट एग्जांपल्स, ये फोर्सेस, इतना तो इस चैप्टर से करना ही करना है, खास करके मूर, आप इसको पूरे प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर की एवरेज क्वेश्चन आस्किंग कम इसलिए है क्योंकि वर्क एनर्जी पावर हर कॉन्सेप्ट में आता है। वर्क एनर्जी पावर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थियरम, राइट, वो यहां पे भी आता है, ग्रेविटेशन में भी आता है, 11th में अरे 12th के जाके पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। तो वर्क एनर्जी थियरम का मैक्सिमम जगह पे यूज हो रहा है। यही वर्क और यही एनर्जी आगे थर्मल फिजिक्स में भी आती है इन डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे हम मैकेनिकल फोर्स के साथ डील करते हैं, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट फर्क पड़ जाता है, राइट। तो वर्क एनर्जी पावर की अगर आप देख रहे हो तो 2021 में राइट 2 बार पूछ चुके हैं, एंड दिस आर द एंटायर डेटा इन फ्रंट। थोड़ी आस्किंग कम है, राइट, मुझे भी शौक लगता है, थोड़ा इसका टेंटेटिव है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हर एक में एक दो तो आता ही है ऑन एन एवरेज, राइट, हर एक ईयर में, क्योंकि वर्क एनर्जी के बिना
इट इज नॉट पॉसिबल। एक दो तो रहेगा ही रहेगा, राइट, ठीक है ना, थोड़ा सा टेंटेटिव है, राइट, क्योंकि कभी कभी मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम भी आ जाते हैं एंड एवरीथिंग डिफर्स, राइट। अब वर्क एनर्जी थियरम और कोलिजन के मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो बता देता हूं आपको। वर्क एनर्जी ये तो करना ही करना है, इसके बिना आपको कोई छुटका ही नहीं है, राइट, ये तो करना ही करना है, इसके अलावा आपको कोई छुटका ही नहीं है। वर्क एनर्जी थियरम करना ही करना है, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है, राइट, वो पिछले वाले चैप्टर में भी आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ यूज होता है, वहां पे भी होता है, वहां पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे राइट यही बताते हैं ना हम, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, राइट, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे भी यूज होता है, यहाँ पे राइट हम ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे थोड़ा रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह डिस्क्रिप्शन दिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ यूज, राइट। तो पहला वर्क एनर्जी, थर्ड कोलिजन्स और उसके केसेस, और कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम पता चल जाता है, बट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में ही वो नहीं जान पाते, राइट। और यहाँ पे जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आता है, ये तो बहुत कॉमन चीज है, राइट, लेकिन ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट, इन सब चीजों का राइट ध्यान दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ये तो करने ही करने हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डील करेंगे। ये मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है ये इतना ही पढ़ाऊंगा, नहीं, बहुत पढ़ाने वाले हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये चीजों पे तो हमें फोकस देना ही देना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट। चलिए, सबसे बड़ा जो खतरनाक है रोटेशन, ये हमारे सामने आ चुका है। आप देख रहे हो इसके हर एक साल पे 2021 में 2 से 3 बार पूछा गया है, 2020 में राइट ये पूछा गया है 5 बार, 19 में 5 बार, 18 में 5 बार, राइट, ये सारा आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये डेटा या ये चैप्टर वो डिजर्विंग भी है और इतना आता भी, राइट, ये चैप्टर वो डिजर्विंग भी है और इतना आता भी। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट, तो सबसे पहला सेंटर ऑफ मास, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके साथ मूविंग सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मूविंग सेंटर ऑफ मास को हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ भी कभी कभी कोरिलेट कर सकते हैं कुछ केसेस में, राइट, है ना, सेंटर ऑफ मास और उसकी मूविंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही आएगा, आता ही आता है चाहे इजी हो हार्ड हो, आता ही आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा है जैसा आपका तकलीफ के साथ जन्म जन्म का रास्ता नाता है, राइट, हर चीज में तकलीफ, हर चीज में वो जो भी प्रॉब्लम का आपके साथ नाता है, वैसे ये रोटेशन का आपकी फिजिक्स के साथ और आपकी जिंदगी में लेना देना है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा ही आएगा, राइट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, राइट, फिक्स चीजें हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। टॉर्क, टॉर्क, फोर्स, फोर्स में टेंशन, फ्रिक्शन, सूडो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्प्रिंग फोर्स, इन सबका अंदर अंदर इतना बड़ा नाता है कि इस परिवार को समझते समझते हम बूढ़े हो जाए, ठीक है ना। दिस फैमिली इज अ काइंड ऑफ अ साराभाई वर्सेस साराभाई फैमिली, है ना, अंदर अंदर समझने में ही हम भूल जाएंगे क्या है क्या नहीं, पर इतना इसका इंटर वो रिलेशन, ठीक है ना। और सबसे रोलिंग है, आएगा, आएगा इन द सेंस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना, यही पॉजिटिविटी हमें रहनी चाहिए, हम कर रहे हैं तो वो आना ही चाहिए, एज ए स्टूडेंट यही रहता है ना, हम जो कर रहे हैं वो आना ही चाहिए, वरना हर एग्जाम में ये चले, अरे भाई हम जो कर रहे हैं वो तो आ नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाला मसला है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत वाला मसला है, क्या करें, जिंदगी ऐसी है, हम करेंगे वो आएगा ये। तो इस चैप्टर में हाँ डायनामिक्स की कुछ इक्वेशंस होती है, लेकिन उनको समझने में आपको, रोटेशनल डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, ये वाली इक्वेशंस होती है, आपको याद हो तो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, जैसे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने की थी, वैसे इसकी 3 इक्वेशंस होती है, अगर आपको याद हो तो, राइट।
तो ये हमारे लिए इसको समझने में दिक्कत नहीं होती, समझने में दिक्कत ये वाली होती है, लेफ्ट वाले, ये वाली जो है ना, ये वाले इधर इधर, राइट, इधर देखो, इधर इधर ये वाले, है ना, वो ज्यादा उधर वाले, वो दिक्कत होती है, राइट। तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ये रोटेशन का है, इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन ये करेंगे तो हमें बाकी की चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, तो उस चीज पे हमें ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है ग्रेविटेशन, राइट। ग्रेविटेशन में क्या है? ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज यहां पे भी होता है। ग्रेविटेशन सेकेंड 1, राइट, 2 to 3, 3, 1 to 2, 2। अब ये सारा डेटा देख सकते हो, ऑन एन एवरेज आस्किंग है, राइट, ठीक है। अभी आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन में कितना अंतर है। वर्क एनर्जी पावर डैश है, इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं मिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ, राइट। इसलिए मैंने वहां डैश को हटा के 1 to 1 2 कर दिया, क्योंकि विदाउट वर्क एनर्जी पावर पेपर डिजाइन ही नहीं हो सकता। इसलिए वहां आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैंने पहले डैश रखी थी और उसको हटा के 1 to 1 2 कर दिया। नहीं, कि उसके बिना पॉसिबल है ही नहीं, ये माइनस हो ही नहीं सकता, नहीं। ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट हम देख लेते हैं, राइट, अदरवाइज ठीक है ना, आप भी सर सब तो करा दिया ऐसे ऐसे करके, नहीं फटाफट देख लेते हैं। चलिए ग्रेविटेशन में, राइट, थियोरेटिकल क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं केपलर्स लॉ पे। अगर आप ध्यान से याद करो 2018 का नीट का पेपर, तो उसमें, राइट, सेकेंड लॉ पे, केपलर का जो दूसरा लॉ है उस पर क्वेश्चन आया था। तो इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो यहां पे सिंपल सी चीज ये है, ये आ ही चुका है थियोरेटिकल। नेक्स्ट पार्ट, केपलर्स लॉ के बाद ऑर्बिटिंग ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग ऑफ अ सैटेलाइट, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा इस पे आता है। वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, उसकी स्पेशल फॉर्मूला, राइट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट फॉर कंजर्वेशन। कभी कभी इसके रिलेवेंट ग्राफ भी आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के, राइट, उसके वेरिएशन स्पीयर का जनरली आता है, राइट। तो ये इसमें से इतना जो है, और एक इंपॉर्टेंट एस्केप स्पीड, ये तो मैं बिल्कुल भूल गया, वो गलत है, एस्केप स्पीड। और एक नया कॉन्सेप्ट है इंटरस्टेलर स्पीड, लेकिन एस्केप स्पीड समझ में आ जाता है तो इंटरस्टेलर को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एस्केप स्पीड आ गया तो इंटरस्टेलर को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, राइट। तो ये ग्रेविटेशन का बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स सॉलिड्स प्लस फ्लूइड्स, राइट। तो इसको मिला के 3-4 क्वेश्चन, 21 में, 20 में 2, 19 में 4, 18 में 3-4, 17 में 3-4, वगैरह 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 सारा फ्लूइड्स की एकदम मस्त सी फिगर बनाई है सर आपने, तो एकदम अपने हर एक में ये ऐसे विजुअलाइजेशन आते रहेंगे, टेंशन मत लो, मजा आता रहेगा, बोर नहीं होने देंगे आपको फिजिक्स में, राइट, ठीक है। अब बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड्स में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ तो करना ही करना है, और इसमें एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स एज अ स्प्रिंग। बाकी सारी चीजें हैं, दिक्कत नहीं होती, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, मल्टीपल रॉड्स को कनेक्ट किया जाता है, उसको समझाने में थोड़ा होता है। और हुक्स लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुक्स लॉ के जरिए हमें स्ट्रेसेस का भी पता चल जाता है, स्ट्रेन्स का भी पता चल जाता है, और एक बार थियोरेटिकल क्वेश्चन पॉइजन रेशियो पे भी आया है, लेकिन वो याद करने में दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में, राइट, फ्लूइड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन, सेकेंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलिस प्रिंसिपल का बहुत गहरा रिलेशन है। बर्नौलिस प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, जैसे वेंचुरी मीटर वगैरह, लेकिन एक बार बर्नौलिस प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, सब आ जाए। बर्नौलिस प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, उसका सब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन का ऐसा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, और सरफेस टेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं, राइट, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के अंदर एक और हिस्सा आता है, अगर आपको पता है, राइज ऑफ लिक्विड into the capillary tube and angle of contact,
इस पे भी काफी टाइम क्वेश्चन आए हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और राइज ऑफ लिक्विड इनटू द कैपिलरी ट्यूब, और हाँ स्टोक्स लॉ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मेन मेन मुद्दे करने से बाकी चीजें कवर हो जाती है। जैसे इसके पीछे विस्कोसिटी भी है, रेनॉल्ड्स नंबर भी है, तो इन सब चीजों को समझने में आपको दिक्कत कम आती है। ये तो करना ही करना है। इसके अलावा जो है, राइट, उस पर हम एक बार जरूर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, राइट। एक बार हम ध्यान देंगे तो उस पर जरूर पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, राइट। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। थर्मल फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बस अभी 11th खत्म होने वाला है, ठीक है ना। ये उसका रेशियो है आस्किंग। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम 2021 में 3 से 4 क्वेश्चन थर्मल, ओके, थर्मल फिजिक्स में मतलब यहाँ पे है ना सब आ गया। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ गया, केटीजी आ गया, थर्मोडाइनामिक्स आ गया, राइट। तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, राइट। तो हमें पता चल जाएगा, राइट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट, राइट। और स्पेसिफिक हीट को अगर आप पूरे चीज में कंबाइन करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कर दिया मतलब सारी चीजें आ गई। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कर लिया मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, राइट। सारा चीजें पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स, और इसका कोरिलेशन सॉलिड के थर्मल स्ट्रेस के साथ भी आता है, लेकिन वो एक ऑप्शनल पार्ट है, राइट। ठीक है ना। थर्ड, सीरीज एंड पैरेलल हीट कंडक्शन रेट आता है, dq बाई dt वाली फॉर्मूला आती है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू h। इसकी सीरीज और पैरेलल आता है जिसमें हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, राइट। रॉड्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वहां से रेट ऑफ हीट फ्लो होती है, राइट। तो ये जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इसमें आता है रेडिएशन, कन्वेक्शन, सी तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो रेडिएशन में जो इंपॉर्टेंट है वो स्टीफन्स लॉ है, राइट। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और some important terms like spectral emissive power, black body radiation की emissivity कितनी होती है, ये सारी चीजें, राइट। इसके अलावा जो केटीजी में इंक्लूड करने लायक है, राइट, केटीजी में इंक्लूड करने लायक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट। मीन फ्री पाथ, वेरियस स्पीड्स, और रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, डाल्टन्स लॉ बहुत इजी है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इतना तो हमें करना ही करना है पूरा थर्मल फिजिक्स। इसके अलावा सी दिस इज ऑल्सो, ये भी राइट, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इतनी चीजें तो हमें करनी, इससे बाकी सारे कॉन्सेप्ट खुलते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एसएचएम और वेव्स पे, यहाँ पे 11th खत्म हो रहा है। इसकी वेरिएशन 3, 4, 2, 2021 में 3 से 4 क्वेश्चन, 20 में 2 से 3, 19 में 2, 18, राइट। ये सबसे एक्साइटिंग चैप्टर है, ये सबसे मजेदार चैप्टर है, ये करने में भी आपको बहुत मजा आता है। सबसे एक्साइटिंग चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर है, और करने में भी आपको बहुत मजा आता है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, राइट। अब इसकी कोरिलेशन अलग अलग, क्योंकि इसमें स्प्रिंग का रिलेशन बहुत होता है, राइट। तो इसमें अलग अलग कोरिलेशंस आती है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेजर, फेजर आपने कर लिया, एसएचएम में सब कर लिया, राइट। फेजर तो हमें करना ही करना है, राइट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज भी हमें करने ही करना है। स्प्रिंग के केसेस आते हैं जिसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, स्प्रिंग के केसेस आते हैं जिसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। एंगुलर एसएचएम में कॉनिकल पेंडुलम वगैरह आते हैं, और पेंडुलम इफ अ रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग द ऑसिलेशंस, तो उसके टाइम पीरियड की भी इक्वेशंस आती है। सारा एंगुलर एसएचएम में आता है, वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। फेजर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फॉर्मूला, स्प्रिंग का टाइम पीरियड के मल्टीपल केसेस, एवरेज एसएचएम की फॉर्मूला, अरे एंगुलर एसएचएम की फॉर्मूला आती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस कंडीशन, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट। फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस कंडीशन। चलिए, हाँ वेव्स, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वी नीड टू टॉक अबाउट द वेव्स आल्सो। सबसे पहले फर्स्ट, वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको देखना चाहते हो तो सुपर पोजिशन, बाकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह तो सब आपको आती है। सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स,
क्योंकि वो आपको 12th में वेव ऑप्टिक्स में भी काम लगेगा, राइट। सेकेंड, ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। थर्ड, डॉपलर इफेक्ट, इसलिए क्योंकि डॉपलर इफेक्ट आपको लाइट में भी काम लगेगा, राइट। डॉपलर इफेक्ट एंड बिट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लाइट में, राइट, हाँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइट में भी हेल्प करेगा, राइट। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लाइट में भी हेल्प करेगा 100%, राइट। तो वेव्स में अब इसमें अलावा कुंड्स ट्यूब वगैरह आती है, राइट, हाँ, लेकिन ऑर्गन पाइप्स में भी करेक्शन आता है, सोनोमीटर आता है, ये सब आता है, लेकिन इतना आप करते हो। और वेव के फंडामेंटल्स ऊपर आना चाहिए, लेकिन इट्स ओके, वेव्स फंडामेंटल्स, राइट। तो ये इतनी चीजें वेव्स में इंपॉर्टेंट है, हमें करनी ही करनी है, इसके अलावा कुछ ऑप्शनल है तो इतने पे अगर हम पकड़ मजबूत करेंगे तो थोड़ा और आगे कर पाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, 12th की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस आप देख रहे हो किस तरीके से ये पूछा गया है, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, राइट, हाँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कूलम्स लॉ, इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशंस ऑफ द रिजिड बॉडी, सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऑफ द रिजिड बॉडीज, सारी, चाहे वो रॉड की एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी, वो चार्ज्ड कंडक्टर की, आगे नॉट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो मैग्नेटिज्म में आएगा। चार्ज कंडक्टर का आ गया, रिंग का आ गया, डिस्क का आ गया, स्पीयर का आ गया, हॉलो स्पीयर का आ गया, राइट। इस तरीके से जितने भी रिजिड बॉडीज हैं, राइट। गॉस लॉ, हॉलो स्पीयर का भी आ गया, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, राइट, हॉलो स्पीयर का भी आ गया। गॉस लॉ, आई एम सॉरी, नॉट गॉस स्पीयर, हॉलो स्पीयर इज, सॉरी, गॉस लॉ, राइट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या 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 इंपॉर्टेंट चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी, हाँ, ग्राफ, राइट, और टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आती है, 0 से 180 डिग्री पे जो पूरा रोटेशन होता है वगैरह वगैरह वो, राइट। गॉस लॉ की इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ की इक्वेशन पे तो भाई बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीजें तो हमें करनी ही करनी है। और इसका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान देना भाई, जो सीधा वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहा है उसको बहुत बढ़िया रहेगा, जो खाली इंडिविजुअल स्केलर फॉर्म पढ़ रहा है तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ ले, राइट। कैपेसिटेंस में अगर मैं बात करना चाहता हूं, कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, कैपेसिटेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फोर्स, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत कम आता है, और कभी कभी कैपेसिटर्स में हमें केवीएल यूज करने आता है, दिस इज वन ऑफ द नाइस एप्लीकेशंस ऑफ द, राइट। तो कैपेसिटर्स में, राइट, हमें टाइप्स भी आती है, राइट, लेकिन इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चलिए कैपेसिटर के आगे चलते, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 4 क्वेश्चन 2021 में, 20 में 4, 19 में 3, 5, एंटायर थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सिंपल है, अभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले ओम्स लॉ, राइट। इसके अलावा रेजिस्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस पर छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हमें एक्चुअली करनी है। ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, रही छोटे छोटे, रेजिस्टिविटी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, राइट। उसके बाद किरचॉफ लॉ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे सर्किट में किरचॉफ लॉ आएगा ही आएगा, चाहे कोई ट्रांजिस्टर की कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, यहां पे कोई हो, किरचॉफ तो आएगा ही आएगा, राइट, किरचॉफ तो आएगा ही आएगा। इस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करनी। सेल्स, सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टर्स का भी सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्किंग आता है, लेकिन वो इतना कम होता है, मतलब वो कराने के लिए कराते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा केवीएल ही आता है, राइट, सबसे ज्यादा क्या आता है, केवीएल ही आता है। इसके आगे पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, राइट, इसके सम्स नीट में आ चुके हैं। पावर किस तरीके से डिफाइन होता है,
बल्ब्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज होती है, पैरेलल होती है, राइट, हाँ या ना, उसके कॉम्बिनेशन के सम्स आते हैं, ठीक है ना, उसमें रेजिस्टेंस डिफाइन होता है, इक्विवेलेंट पावर डिफाइन होता है, इस तरीके से ये सारी चीजें आती ही आती है, राइट। और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, जैसे कि पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। पोटेंशियोमीटर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर की जो 3 इंटरनली राइट मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मीटर ब्रिज, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, उसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही करने हैं। इसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है वो मैग्नेट उसमें भी आता है अपना, किसमें कहते हैं, इसमें मैग्नेटिज्म में, राइट। तो थर्ड चैप्टर में से इतना तो हमें करना ही करना है, और ये करेंगे तो बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी, और ये तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैग्नेटिज्म कवर्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट, जिसकी रेशियो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज कितना पूछा गया है, 3 2 3 2 2 3, राइट, एंटायर थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। या आप कहीं पे भी पॉज वगैरह सब करके देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, एक बार फटाफट फटाफट तो आपको पता चल जाएगा, राइट। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या आता है, बायोट सावर्ट्स लॉ, या फिर मैं इसको समराइज फॉर्म में कहना चाहता हूं, सारी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस, सारी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस प्लस बायोट सावर्ट्स लॉ। एक बार तो लूप पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, एम्पियर एम्पियर मतलब एक स्पाइरल लूप है ना, उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसकी सीधी फॉर्मूला होती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की सारी इक्वेशन ले लेना, राइट, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ साथ जो होता है, राइट, वो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, इसमें सोलेनॉइड और टॉरॉइड की इक्वेशन आती है, और कुछ एनसीईआरटी में, राइट, लिमिटेशंस दी हुई है, राइट, एम्पियर सर्किटल लॉ के रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखना, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, ज्यादा हाईली एडवांस नहीं आते, क्योंकि एनसीईआरटी में एम्पियर सर्किटल लॉ के रिलेटेड दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगी, वहीं एम्पियर लॉ लगेगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस है लगाने की, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन अब उस पर ही लगता है, इसलिए इसकी लिमिटेशंस में हमारे क्वेश्चन ज्यादा हाईली एडवांस नहीं बनते, राइट। इसके अलावा उसके पूरे चैप्टर में, राइट, चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसका लगने वाला फोर्स, चार्ज जब एक्सटर्नल फील्ड में जाता है, राइट, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स क्या लगता है वगैरह वगैरह, लूप रखते हो तो क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट से, एक चार्ज को भेगा, कंडक्टर को रखा, लूप को रखा, राइट, तो उस पर लगने वाला फोर्स, एफएसी फोर्स लगता है ना, टॉर्क, बीना साइन थीटा फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये सब यादें सारी यादें, राइट, आपको हो जाएगा, टेंशन मत लो इतना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। अब इसके बाद है ना गैल्वेनोमीटर आता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर, एक्चुअली है ना गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर यहाँ आना चाहिए, राइट, यहीं पे गैल्वेनोमीटर का आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, राइट, इसके भी क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया एक बार फिर से, ठीक है ना। और यही गैल्वेनोमीटर आगे आता है मैग्नेटिज्म में, वहां पे टॉर्क वगैरह रिलेशन सारे डिस्कस किए जाते हैं, राइट। और उसके आगे एसी जनरेटर में भी उसका कुछ हिस्सा आता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझने को आते हैं, राइट। तो गैल्वेनोमीटर, राइट, ये भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा, राइट, मैग्नेटिज्म इन मैटर, इसके अलावा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसका पूरा मैग्नेटिज्म में से ही एक दो दो तीन क्वेश्चन आते हैं। अब मैग्नेटिज्म इन मैटर में है ना, बोर्ड लेवल पे कुछ चीजें हटाई गई है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप्स ऑफ मटेरियल, पैरा, डाया, फेरो, स्ट्रेसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अभी तक कंपटीशन थी, एपरेंट ड्रिप, ट्रू डिप वगैरह नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, तो ट्रू डिप वगैरह सब पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो मैग्नेटिज्म में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें करनी ही करनी है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में, देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने के वो नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेट 2021-20 आप देखते हो किस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, जबकि 2012 में इसमें से 3 क्वेश्चन आए, राइट। अब आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ, हाँ यहाँ पे है ना इंपॉर्टेंट चीज है राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स रूल, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट। ईएमआई और एसी में लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, है ना,
फैराडेज लॉ, लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट की। थर्ड, एडी करंट। एडी करंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसके लॉस को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या है वगैरह, वो लॉस क्या है वो एडी करंट में बताया जाता है, और उसके लॉस को किस तरीके से रोका जाता है ये भी अंदर बताया जाता है। तो उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, राइट। इस पर लगने वाले फोर्स की भी कुछ इक्वेशंस आ जाती है, लेकिन आप ये दो करोगे मतलब आपका पूरा कपाट खुल जाएंगे फटाक, राइट। ईएमआई में लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, एडी करंट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जनरेटर्स आते हैं, लेकिन आपने इतना किया टॉर्क वगैरह, राइट, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉर्क में जनरेटर्स आते हैं, जनरेटर्स के केस आते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है। अब आते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट पे, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट में यार एक सिंपल सी चीज बताऊं, इस चैप्टर का फ्लो एकदम जबरदस्त है। आपने एक तरीके की सर्किट समझ ली, हर तरीके की सर्किट वैसे ही, हर एक सर्किट में डायग्राम है, केवीएल लगाना है, उसका इंपेडेंस ढूंढना है, उसमें करंट की इक्वेशन फॉर्म, चाहे वो एल सर्किट हो, आर सर्किट हो, सी सर्किट हो, एल आर सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, आरसी। अब कुछ क्वेश्चंस में है ना, अगर आप अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे जेई वगैरह पे जाते हो तो टाइम कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, लेकिन नीट लेवल पे टाइम कांस्टेंट के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, खाली इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है, पर हम करा देंगे। एल आर सी, एल आर आर सी, एल आर सी, कहीं एल आर सी सीरीज आती है, कहीं एल आर सी पैरेलल भी आती है, पर हम सीरीज करेंगे, पैरेलल का ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दे देंगे, इतनी तो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेजोनेंस और इनके रिस्पेक्टिव पावर्स। ऑल्टरनेटिंग करंट में इतना इंपॉर्टेंट, ये तो हमें करना ही करना, राइट। इसके अलावा ऑप्टिक्स, जैसे रोटेशन है 11th में, वैसे ऑप्टिक्स भारी भरकम तेज तरार। देखो 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 5 आए हैं, 6 ऑन एन एवरेज के किस तरीके के क्वेश्चंस आए, यू कैन अंडरस्टैंड क्या हाल चल रहा है, राइट। तो यहां पे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूं, मिरर फॉर्मूला, राइट। सेकेंड आपको स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन के लिए, राइट। स्नेल्स लॉ के बाद लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आ गया, स्नेल्स आ गया, स्नेल्स लॉ की सबसे ज्यादा प्रिज्म की केसेस, स्नेल्स लॉ के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आता है, राइट, ठीक है ना। अपरेंट शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ये सारी चीजें आती है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रिज्म के केसेस है, राइट, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऑप्टिक्स पे तेज तरार है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, मिरर फॉर्मूला में उससे पहले कुछ प्लेन मिरर के भी केसेस आते हैं, प्लेन मिरर के भी केसेस आते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। उसके जेई में भी आते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो इजी है, हो सकता है, वेलोसिटी वगैरह सब है, वो हो सकता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस 6, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप अगर देखोगे तो बहुत भारी भरकम लगेगा, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की नजर से देखोगे तो इजी लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी आता है, लेकिन इतना बेस तो करना ही करना है, ये होगा तो आगे कर पाओ, राइट। ये होगा मिरर फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ, लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म के केसेस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इतना होगा तो आगे कर पाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब इसमें आ गया, छोटी छोटी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इतना करना है, इसमें होगा तो बाकी सारे अंदर पैरामीटर्स आ जाएंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 इसमें मैं अगर कहना चाहता हूं, अब देखिए ये वेरिएशंस देख सकते हो, राइट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यार एक ही इक्वेशन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना, उसके पैरामीटर्स पे ज्यादा ध्यान देना, और उसके रिलेवेंट ग्राफ पे ज्यादा ध्यान देना। हमारे आइंस्टाइन सर ने जो ये है, उनको E इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर के रिलेटेड नोबेल नहीं मिला था, राइट। ये इस इक्वेशन, इस सिस्टम को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिस्टम को करेक्ट करने के लिए, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये तो गजब सी चीज है। तो मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि इस पे यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे रेडिएशन प्रेशर होता है, ठीक है ना, जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी प्लेट पे तो फोर्स कितना अप्लाई होता है वगैरह, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उस टर्म्स को भी आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके रिलेवेंट ग्राफ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये तो करना ही करना है, राइट। इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, सीधा हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले हिस्से पे, देखते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 2 ईयर वाइज, आप 2020 में देखो, 19 में, 18, 17, 16, 15 देख सकते हैं, राइट। एटम में कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। एक बोर्स एटम और उसकी इक्वेशन,
अब इस सिचुएशन में क्या है, मैं आपको एक चीज डिस्कस करना रह गया, राइट। वो डिस्कस करना ये था कि एटम और न्यूक्लियाई के पहले हमारा जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ गया, राइट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कभी कभी एक्सरे के भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो ज्यादा नहीं लिखते, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी टर्मिनोलॉजीज, मतलब वो दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, रिलेवेंट थोड़ा, ठीक है ना। एटम और न्यूक्लियाई में बोर्स एटम, आइसोलेटेड एटम, उसके रिलेवेंट इक्वेशंस, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं रूदरफोर्ड के रिलेटेड, ठीक है ना। बोर एटम आ गया, उसकी इक्वेशंस पे हमें ध्यान देना है, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी की जितनी भी इक्वेशंस आती है उस पे हमें ध्यान देना ही देना है, ठीक है ना। एटम और न्यूक्लियाई दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। न्यूक्लियाई की रेडियस वाली इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर जीरो ए होल टू द पावर 1/3 अल्फा बीटा गामा टी के, राइट, ठीक है ना। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी, ये वाला रो है। मीन लाइफ हाफ लाइफ, राइट, मीन लाइफ इक्वेशन हाफ लाइफ की इक्वेशन है, राइट, इसके रिलेवेंट भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम में इतना कुछ नहीं है, राइट, बोर एटम है, उसकी इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो चिटपुट चिटपुट थोड़ा थोड़ा बहुत है वो आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, राइट। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा भैया काफी इक्वेशन मिस हो गई, अरे नहीं मिस हुई है, इतनों पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी पे ध्यान देना, इस पे ज्यादा ध्यान देना, ये तो करने ही करने हैं, मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, ये तो करने ही करने हैं, राइट। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स, तीन इक्वेशन में पहले लिख देता हूं, लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स, थर्ड ट्रांजिस्टर्स की कुछ इक्वेशंस होती है और पोटेंशियल्स होते हैं, डायोड्स, राइट, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस नहीं आते इतने हार्ड, बट थोड़े बहुत आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब डायोड्स में पीएन जंक्शन भी आ गया, उनके बीच का बैरियर पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है ना, उसके रिलेटेड थियोरेटिकल टर्म्स भी आ गई, ये तीन करने ही करनी। डायोड्स आप सारी लिस्ट करोगे तो पता चल जाएगा पीएन क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल वगैरह सारी चीजें पता चल जाएगी। अब इसका रेशियो देखो, 21 में 3 4 3 3 4 2 2 2, ईयर वाइज 21 20 19 सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। आप में से बच्चे जो रिसर्च में जाने वाले हैं, राइट, आगे उनके लिए सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी डॉक्टर बनने में कहीं ना कहीं आपको ये डिवाइसेस का यूज आता ही है आगे चल के, राइट, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स को पकड़ के रखेंगे। अब इसके अलावा एक बार चार्ट है, ऑन एन एवरेज परसेंटेज है कि 11th में कौन से चैप्टर में से कितना आता है, क्या है, राइट। एक में हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या है ये, एक तरीके की टेंटेटिव कैलकुलेशंस है, ये एक तरीके की टेंटेटिव कैलकुलेशंस है, आप इसको ध्यान, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई है कि ये जो है हमारा अजम्पशन है और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ इक्का दुक्का रह भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ाने नहीं वाले, हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जो हमने लिखा है वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके ज्यादा भी पढ़ाएंगे, राइट। तो ये 11th है, आप देख सकते हो किस तरीके से है, राइट, इस पे हम ज्यादा नहीं है क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये 12th का है। चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया, मतलब आपको चीजें पता चल जाएगी क्या है, डुअल नेचर कितना, ऑप्टिक्स कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैक्सिमम तो यार यही रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म यही रहता है, ठीक है ना। एक हाँ वेव ऑप्टिक्स जो था वो आई थिंक हमें रह गया, वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, इस पे मिस्टेक, ठीक है ना, फटाफट बता देता हूँ। वाईटीसी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, वेव फ्रंट है, उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स इक्वेशन एंड पोलराइजेशन, ये वेव ऑप्टिक्स का है। तो इस चीज का आप जरूर 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 जरूर, मैं हट जाता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, राइट। एक छोटा सा मिस हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, हो जाता है यार, ठीक है ना, लिख रहे हैं हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है ना। चलिए तो ये आज का सेशन था, राइट, वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। मैंने अपनी ट्राई की ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प मिले मेरी तरफ से, राइट। फिजिक्स में कल से हमारे क्लास शुरू होने वाले हैं, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, राइट, ठीक है ना, कमर कस लीजिए, बांध लीजिए, जो बेल्ट वेल्ट बांधना है, कल से धमाका होने वाला है। फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, आपकी लेवल तक आपकी तकलीफों को देखा जाएगा, सारी चीजें की जाएगी, आपकी लेवल तक आके आप जैसा बन के आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो इस चीज का आप जरूर याद रखिएगा, कल से शुरू होने वाले क्लासेस मान जाइए,
आ जाइएगा, हर जगह हल्ला कर दीजिएगा मोहल्ले में कि भैया क्लासेस शुरू होने वाले हैं, एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है। चलिए, तो होप सो आपको राइट मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। राइट, काइंडली आप लाइक्स को प्रेस कर दीजिएगा और इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। राइट, होप सो मेरा जो अटेम्प्ट था आप तक सफल हुआ, आप तक पहुंचा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे इतना, जिन लोगों ने भी वीडियोस देखी है उन लोगों ने इतना टाइम दिया है, थैंक्स अ लॉट। मैक्सिमम शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। बाय एवरीवन, स्टे एट होम, stay safe.